हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर कंसेप्ट, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड दैट इज ऑफ एनटीए पेपर वन। एनटीए पेपर वन का हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्स टीचिंग एप्टीट्यूड का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू रिमेंबर्स दैट इज 21 टू 30। यस, नेक्स्ट बिग 10। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है वो 10 पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है जो कि है स्वयं प्रभा। क्या आ रहा है आपके पास? स्वयं प्रभा। स्वयं मतलब क्या? खुद, और प्रभा मतलब क्या? खुद ब खुद, है ना? ऐसा है कुछ। चलो देखते हैं क्या लिखा है स्वयं प्रभा के अंदर। स्वयं प्रभा इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 34 डीटीएच चैनल्स। 34 डीटीएच चैनल्स मतलब क्या सर? जैसे स्टार प्लस, सोनी सब आते हैं, उसी तरीके से स्वयं प्रभा का भी क्या कोई चैनल्स आ रहे हैं? एग्जैक्टली। बेसिकली इंडिया का मोटिव क्या था एजुकेशन के अंदर, कि इंडिया को एक अग्रणी क्षेत्र बनाना, एजुकेशन सब तक पहुंचाना, है ना? इसी के लिए हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार 2017 में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई टीवी सबके पास पहुंच चुका है, टीवी सबके पास पहुंच चुका है, तो क्यों ना एजुकेशन को टीवी के थ्रू भी एनरूट किया जाए। एनरूट की मतलब क्या होता है? पहुंचाया जाए। तो जहां पे भी टीवी है वहां पे 34 डीटीएच चैनल्स के माध्यम से आप तक एजुकेशन को पहुंचाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। जैसे ये स्टार प्लस, सोनी सब चलते हैं, वैसे ही 34 डीटीएच चैनल है जहां पे आपको एजुकेशन का जो कोर्स है, जो भी कोर्सेज स्वयं प्रभा के अंतर्गत आ रहा है, वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। और देखते हैं क्या लिखा है। डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस। मतलब क्या? 24 घंटे चलता रहता है। यूजिंग GSAT-15 सैटेलाइट। ये आपको याद रखना रहेगा, GSAT-15 सैटेलाइट के माध्यम से आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है? स्वयं प्रभा। क्रॉस क्वेश्चनिंग आ सकता है, कौन से नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है जहां से आपको स्वयं प्रभा का जो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट हो रहा है? तो आपको याद रखना रहेगा GSAT-15 सैटेलाइट। और ये कहां से कंट्रोल हो रहा है? दीज चैनल्स आर अपलिंक फ्रॉम बाइसेक, गांधीनगर। दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो 34 डीटीएच चैनल है, दूसरा GSAT-15 सैटेलाइट, तीसरा बाइसेक गांधीनगर से क्या हो रहा है? लिंक। मगर सर ये देता क्या है? जो स्वयं प्रभा है देता क्या है? ये आपको देता है हायर एजुकेशन प्लस स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 9 टू 12। क्या देता है? हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 9 टू 12। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आ रहा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लो। मैसिव का मतलब होता है एट लार्ज स्केल, ठीक है। और ओपन का मतलब हो गया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको भी चाहिए उसको मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? जिसको भी पढ़ना है उसको मिलेगा। ओपन मतलब क्या? नो रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ सकता, या मैं पढ़ सकता हूँ आप लोग नहीं पढ़ सकते। इट इज ओपन टू ऑल। इसके बाद लिखा ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या हो गया? थ्रू डिजिटल रूट। इसका मतलब सिंपल सा समझो, प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू डिजिटल रूट। मतलब क्या? ऐसा एजुकेशन वो आपके घर तक पहुंचाना, आपके मोबाइल डिवाइसेस तक पहुंचाना, लैपटॉप्स कंप्यूटर तक पहुंचाना, जहां पे आप इंटरनेट के माध्यम से आप वो पढ़ाई आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को नाम क्या दिया इन्होंने? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ते हैं और कुछ डिटेल्स और है जो मैं आपको ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन समझाऊंगा। Massive open online courses are free online courses available for anyone to enroll। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे आप YouTube पे कुछ वीडियोस नहीं देखते हो, कुछ भी आपको पढ़ना है आपने YouTube पे जाके देख लिया। सिमिलरली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आर फ्री है और अवेलेबल फॉर एनीवन टू एनरोल, ठीक है। MOOCs provide at an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career, deliver high quality education experiences at scale। स्केल मतलब हो गया लार्ज स्केल, मतलब जितने चाहे पढ़ सकता है। जैसे मैं भी यूट्यूब पे दे रहा हूँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप में से जितने लोग भी मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, मतलब क्या, पढ़ाई के मामले में पढ़ाई करना चाहते हैं मेरे थ्रू, आप पढ़ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज ये जो फ्रीडम है ना, ये डिजिटल रूट देता है। ये कहीं अगर फिक्स क्लास होती, फिजिकल क्लासेस होती, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या 100 टू 200 तक मैक्सिमम लिमिट रहता है, बट डिजिटल के अंदर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ हमने समझा कंसेप्ट। अब समझते हैं कि मूक्स कितने तरह के होते हैं, है ना। सबसे पहला आता है सी मूक्स और फिर आता है एक्स मूक्स। दोनों बहुत स्पेशल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब समझना पड़ेगा आपको, कंटेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। मतलब क्या? यहाँ पे आपका जो कोर्स है ना उसको डेवलप किया जाता है। मतलब क्या? जैसे कोई भी नई चीज़ मुझे समझानी, फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, चैट जीपीटी आया हुआ है। अब जो चैट जीपीटी के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको जो नया कोर्स बताना है, उनको एआई के बारे में पढ़ाना है। अब पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट।
अब हम उसको सीधा हाई लेवल नहीं पढ़ा सकते, पहले बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा भाई किस तरीके से प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगती है। वो सब चीज़ें जो कोर्स बनता है ना, जिसे हम सिलेबस बोलते हैं, वो बनेगा कहाँ पे, सी मूक्स के अंदर। कोर्स बनने के बाद जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो जो चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी वो मिलेगी एक्स मूक्स के अंदर। अभी के लिए देखो आपको क्या समझना है, सी मूक्स के अंदर मैं कंटेंट दैट इज कोर्स को क्रिएट करता हूँ। जैसे एंटी नेट ने कोर्स बनाया, पेपर 1 के अंदर आपको 10 चैप्टर दिए लॉजिकल रीजनिंग के अलॉन्ग विद टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इन्होंने क्या कोर्स बनाया, तो बनाने के लिए पहले कोई डिस्कशन तो किया होगा ना कि भाई क्या क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए हमें, क्या क्वालिटीज चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर से। सिमिलरली सी मूक्स वही काम करता है, कोर्स को डेवलप करता है। पढ़ो लैंग्वेज क्या है, it allows for dynamic development of study material. The material is developed through online discussions and collaborations among learners. ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि क्या पढ़ाना है, इसके हिसाब से वो लोग कंटेंट को डेवलप करते हैं। फिर क्या आ रहा है, हियर द कोर्सेज आर वेल स्ट्रक्चर्ड, किसके अंदर, एक्स मूक्स के अंदर। मतलब जो कोर्स बन चुका है ना, जब हम कोर्स देने की बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप किसी मूक प्लेटफॉर्म पे गए, आपने वहां पे लिखा मुझे अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का कोर्स पढ़ना है। अब अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का कोर्स बना कहाँ पे, ये बना के सी मूक्स के अंदर, सॉरी हाँ सी मूक्स के अंदर। अब आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा एक्स मूक्स के अंदर। ठीक है, तो जो मूक्स आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बोलेंगे एक्स मूक्स, और जो एरिया जहाँ पे ये कोर्सेज को क्रिएट किया जाता है दैट इज सी मूक। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखा है इस एक्स मूक्स के अंदर, हियर द कोर्सेज आर वेल स्ट्रक्चर्ड विद प्रेजेंटेड रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल। मतलब सारा रीडिंग और रेफरेंस मटेरियल आपको वहीं पे मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आप बनाना पड़ता है। मूक्स वर फर्स्ट स्टार्टेड इन 2008 बाय जॉर्ज सीमंस एंड स्टीफन डाउन्स। ये आपको नाम याद रखना चाहिए, क्या है, जॉर्ज सीमंस प्लस स्टीफन डाउन्स। कब बनाया इन्होंने, 2008 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो मूक का जो कंसेप्ट आया था ना, वो इन दोनों लेकर आया था, जीएस प्लस एसडी, दैट इज जॉर्ज सीमंस प्लस स्टीफन डाउन्स ने। ठीक है, इन्होंने जो चीज बनाई थी उसको इन्होंने क्या नाम दिया, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, दैट इज CCK08। कभी भी हो सकता है CCK08 का फुल फॉर्म आ जाए, या CCK08 किसने दिया है। बेसिक आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, तो आपको ये कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी होगी। CCK08 का फुल फॉर्म क्या है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। किसने दिया, GSNSD, दैट इज जॉर्ज सीमंस एंड स्टीफन डाउन्स ने। कब दिया, 2008 के अंदर। मगर किसके लिए बनाया सर, कोर्सेज तो बच्चों के लिए बनाया होगा ऑब्वियसली, कैसी बात करते हो, नहीं, ये बनाया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है फेसबुक कैसे बना था, जो भी फेसबुक का ओरिजिनेटर था उनका भी मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ चैटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वहाँ से इसका इवॉल्वमेंट हुआ। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के लिए इन दोनों बंदों ने मूव का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसके बाद उसको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली और वो आज ऑल ओवर द ग्लोब चलता है। ओके, तो मूक्स के अंदर आपको क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, फ्री फॉर एवरीवन एंड ऑल। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मेन बात आपको ये याद रखनी है, सी मूक्स क्या होता है, एक्स मूक्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं भाई, मूक के प्लेटफॉर्म क्या है इंडिया के अंदर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, किसी को याद आ रहा है, कैसे आएगा, अभी तक पढ़ाया ही नहीं है मैंने। डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली आपके पास एक युवा शक्ति होती है जो कि 15 से 59 ईयर्स तक होती है, मतलब 15 to 59 ईयर्स तक के जो युवा होते हैं आपके पास, उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। किसी भी कंट्री के पास है, जैसे इंडिया के पास अभी हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब बेसिकली वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आपको क्या कर रहा है, जो युवा है उनको आपको स्किल करना पड़ेगा, आप स्किल करना पड़ेगा, सेकेंडली उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, इंडिया इज अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इन कोर्सेज। मतलब जो भी मूक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे एडेक्स हो गया, आपका कोर्सेरा हो गया, यूडीसीटी हो गया, स्वयं हो गया, एनपीटीएल हो गया, इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग। मतलब क्या, सबसे ज़्यादा जो एनरोलमेंट जा रहे हैं ना इन कोर्सेज के लिए, कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है। अब सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, भाई मूक हो क्या है क्या। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है, अब इसके प्लेटफॉर्म्स क्या है, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। सिमिलरली ये हमारे लिए क्या मूक कंसेप्ट है, दैट इज ई कॉमर्स की तरह मूक क्या है, कंसेप्ट है। मूक कोर्सेज प्रोवाइड कौन करता है, ये करता है एडेक्स, कोर्सेरा, यूडीसीटी, स्वयं, एनपीटीएल एक्सेट्रा। मतलब क्या, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपनी एजुकेशन को ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं भाई इंडिया ने ना इस मूक के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया। इतनी सारे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के पास,
तो इन्होंने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये आपको कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एज इट इज याद रखना रहेगा। तो एक बार के लिए आप स्क्रीन ऑफ करके वीडियो को पॉज करके ये सारे ये सारा जो कंटेंट है इसे आप लिख लो और इसे आपको याद करना रहेगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं बेसिक टेक्निक से हम याद करने की, जहाँ तक हो सके आपके माइंड के अंदर एक इंप्रेशन बैठ जाएगा कि चीज़ें याद कैसे करनी है। सबसे पहले फॉलोइंग मूव प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन इंडिया। क्या? सबसे पहले इग्नोयू। इग्नोयू कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसने क्या दिया था? एनडीआर, दैट इज नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। उसके बाद सक्षत। सक्षत क्या दे रहा है? ई कंटेंट। सक्षत को याद करने का तरीका, सक्षत कब होगा आदमी? जब वो सक्षम होगा। सक्षम कब होगा? जब उसके पास बोलने के लिए कुछ होगा। आज अगर मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, आपके पास कुछ बोल रहा हूँ, मैं वीडियो पे कुछ बोलने के लिए कंटेंट ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको रीडिंग करके दे रहा हूँ, मतलब जो लिखा मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ, मजा आएगा? आप क्या बोलोगे? तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। नहीं, आई नीड सम एक्स्ट्रा, कुछ एक्सक्लूसिविटी लाओ आपके पास क्या है बोलने के लिए। दैट इज वॉट ई कंटेंट है ना। किसने दिया है? सक्षत। सक्षत से सक्षम याद करो, सक्षम से कंटेंट याद करो। नेक्स्ट आता है शिष्य। शिष्य आप एक, जब तक आप कॉलेज में नहीं जाते हो ना, आप बच्चे ही कहलाते हो, बुरा मत मानना। जब तक कॉलेज में नहीं जाते आप क्या कहलाते हो? बच्चे। बच्चे क्या होता है? शिष्य। सीबीएसई ने दिया है, क्या दिया है? फॉर क्लास 11th एंड 12th। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी। विद्या वाहिनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या कर रहा है? इट इज इंटीग्रेटिंग आईटी इनटू रूरल स्कूल्स। जो भी रूरल स्कूल्स है उनको आईटी से कोलैबोरेट कर रहा है। आईटी का मतलब क्या हो गया? आईटी का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर हो गया, बैंडविड्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आपको पता है रूरल स्कूल में भी आजकल स्मार्ट क्लासेस चलती है ना। क्लासेस के अंदर भी स्मार्ट क्लासेस, मतलब कि कंप्यूटर से पढ़ाना, प्रोजेक्टर से पढ़ाना, पावर पॉइंट पे पढ़ाना। लाइक वाइज दीज आर व्हाट आईटी। ये कौन काम कर रहा है? विद्या वाहिनी, रूरल स्कूल्स के अंदर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल यार। मुझे अब जैसे यूपी बिहार के बच्चों को पहुंचना है, अब मैं तो जा नहीं सकता हूँ राजस्थान से वहां पे पढ़ाने के लिए, बट मेरे वीडियोस जा सकते हैं। दैट इज वॉट, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना पहले मेरे को देखने के लिए। दिस इज आईटी। विद्या वाहिनी, क्या लिखा है वर्ड? विद्या वाहिनी। क्या क्या पढ़ा हमने अभी? हमने इग्नोयू पढ़ा, सक्षत पढ़ा, शिष्य पढ़ा, और क्या पढ़ा? विद्या वाहिनी। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास क्या? ईआर नेट, दैट इज एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। क्या आ रहा है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, दैट इज कनेक्टिंग वेरियस कॉलेजेस एंड स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग नेटवर्क। सिंपल। उसके बाद आ रहा है एजुसेट। नाम के आगे पढ़ो, पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेट। सेट मतलब क्या? सैटेलाइट। मतलब ऐसी सैटेलाइट जो क्या प्रोवाइड कर रही है? एजुकेशन। एग्जैक्टली, सैटेलाइट लॉन्च फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है सीईसी, दैट इज क्या? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा दोस्तों, स्ट्रेट अवे आ सकता है और बहुत बेसिक नंबर आपको ना गवा दोगे अगर फुल फॉर्म याद नहीं किया। इसके अंदर ये लोग प्ले क्या करते हैं? एक एक वर्ड को चेंज कर देते हैं। कंसोर्टियम एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर देंगे, कंसोर्टियम एजुकेशनल कम्युनिकेशन की जगह सी की जगह कुछ कॉलेजेस कर देंगे। आपको याद करना पड़ेगा बाय हार्ट, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है? टीवी के लिए यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ टीवी इन एजुकेशन, जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीवी देते हो। ऊपर स्वयं प्रभा क्या कर रहा था? सेम चीज़ है ना। ओके, नेक्स्ट आता है इनफ्लिपनेट। इनफ्लिपनेट बेसिकली जो भी लाइब्रेरीज है यूनिवर्सिटीज़ की, उनको कोलैबोरेट करता है, आपस में इंटीग्रेट करता है। बिकॉज हर लाइब्रेरी के पास अपना एक अलग से इतिहास होता है, नया नया रिसोर्सेज होते हैं। सिमिलरली सब यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज को कोलैबोरेट कर लिया ताकि आप एक सिंगल विंडो के अंदर उन सबको क्या कर सकते हो? एक्सेस। ओके, क्या लिखा हुआ है? फुल फॉर्म ही दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिपनेट का फुल फॉर्म। उसके बाद कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ओके, फिर लास्ट आता है ईपीजी पाठशाला, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ये आपको यूजीसी ने दिया है ईपीजी पाठशाला। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज करना है तो आप ईपीजी पाठशाला को आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, ये आपको सब याद रखना रहेगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। क्या होता है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? सर मेरा उद्देश्य क्या है? सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। जब हमारा कोई छोटा भाई बहन होता है या छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उन्हें डांट लगाते हैं, हमारा इरादा क्या होता है कि भाई डांट लगाने का रीज़न ये है कि भाई वो चीज़ वो ना करे। फॉर एग्जांपल वो किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहा है, हम उसे क्या समझाते हैं? मत लगा, हाथ जल जाएगा। राइट, इरादा क्या है? टू ब्रिंग द चेंज इन द बिहेवियर। ये हम लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको टीचिंग बताया था, टीचिंग इज व्हाट? टीचर इज व्हाट? फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टीचर का जो उद्देश्य होता है पढ़ाने का, वो क्या होना चाहिए? टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। राइट, अब पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद डिटेल में देखते हैं कि इसमें आगे क्या जो स्कॉलर्स है उन्होंने क्या दिया है पॉइंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टीचिंग के लिए क्या लिखा है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड एंड मेजरेबल।
विच मीन्स इट शुड emphasize ऑन आउटपुट रेदर देन प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि टीचिंग जो है ना वो आउटपुट के ऊपर होना चाहिए। आपका जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो आउटपुट बेस्ड होना चाहिए। मतलब क्या, आप एक चीज़ समझो, पढ़ाने वाले एंटीनेट बहुत जने हैं, ठीक है। अब सपोज करो जैसे मैं हूँ, मैं बहुत एंटरटेनिंग पढ़ा रहा हूँ, बहुत एंटरटेनिंग, पीछे ग्राफिक्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं अच्छी अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। बट आप जब एग्जाम में जा रहे हो ना, यू आर नॉट एबल टू मटेरियलाइज माई इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। मतलब क्या, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एग्जाम में जाके आपके कुछ काम ही नहीं आ रही है। आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चंस को क्या चूज करूँ, एबीसीडी क्या करना है, नॉलेज कुछ नहीं आ रहा है। मेरा नॉलेज दिया हुआ कुछ जीरो है वो, राइट। वो टीचर सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो बच्चों के लिए आउटपुट ही जनरेट ना कर सके। इसलिए ये एक लाइन लिखी गई है कि आपका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन व्हाट, आउटपुट बेसिस। ये आपकी जो लाइन है ना, कितने भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, क्या हमें क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। अगर आपके मार्क्स आएंगे मार्कशीट में तभी तो आप पास हो गए यार, है ना। चलो, अब दो स्कॉलर थे, ब्लूम और गैग्नी एंड ब्रिग्स। इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था एजुकेशनल के लिए। इन्होंने कहा कि आपका जो भी आप पढ़ाते हो ना, आपके उद्देश्य कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द आएगा। ब्लूम ने अंदर आपको क्या दिया, कैप। ब्लूम ने क्या दी, टोपी नहीं, ब्लूम ने क्या दी, कैप। सी से क्या दिया, कॉग्निटिव डोमेन। फिर ए से एफेक्टिव डोमेन और पी से साइकोमोटर डोमेन। तीन ऑब्जेक्टिव दिए। ब्लूम ने कहा भी आप जो पढ़ाते हो ना, आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं तीन कैटेगरी के अंदर आएगा। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन बात करता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, दैट इज पावर टू थिंक। आप किसी को जब कोई चीज़ सिखाते हो तो उसको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करते हो। जैसे मैं किसी को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप मेंटेन रखो, आपको अपना नफा नुकसान पता होना चाहिए। तो मैं जब उसको चीज़ सिखाता हूँ ना कि भाई अगर आपने कॉस्ट में खरीदा है तो उसमें 10% ऐड करके आपको प्रॉफिट में बेचना है, अब वो सोच पा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सोच पा रहा है, उसको समझ में आ गया कि दोस्त यार मैंने ये चीज़ इतने में खरीदी है, अगर इसे कम में मैंने बेचा मेरे को क्या हो रहा है, नुकसान। दैट इज वॉट इज प्रोसेसिंग। वो पावर है उसके पास, वो समझ में आ गया उसको कि भाई नफा नुकसान कैसे होगा। दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। कौन देता है, कॉग्निटिव डोमेन। सपोज करो आप ये नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको कुछ मॉरल साइंस के लेक्चर दे रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, सिंपल, ये रिलेट करता है एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यूज, डिसिप्लिन इन अ वे ऑफ लाइफ। हम जब किसी को कोई सिद्धांत सिखाते हैं, कोई मॉरल साइंस के लेक्चर्स देते हैं, दैट इज ऑल व्हाट कवर्स इन अफेक्टिव डोमेन। नाम से समझो, इफेक्ट, कोई भी आदमी इफेक्ट कब होगा, इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है। दीज ऑल व्हाट कंसिडर्स इज अफेक्टिव डोमेन। ओके, नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली टेक्निकल स्किल्स। आप किसी को कोई प्लम्बिंग सिखा रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स सिखा रहे हो, डांस सिखा रहे हो, क्रिकेट की कोचिंग दे रहे हो, वट एवर बी द थिंग, है ना। किसी में कोई स्किल्स को इम्पार्ट करना क्या कहलाएगा, साइकोमोटर डोमेन। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझो। पहली कैटेगरी आती है मैच द फॉलोइंग। बेसिक है, जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ इसका कौन सा किससे मैच करता है वो आ जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट को ज़्यादा कवरेज करना है तो मैच द फॉलोइंग का रुख अपनाएगा। फिर आता है सिचुएशनल बेस्ड, मतलब आपको ये बता दिया जाएगा कि मैं अगर किसी हाइपोथेटिकल पर्सन ने, कोई हाइपोथेटिकल पर्सन को कोई नॉलेज दिया है तो वो जो नॉलेज है वो किस कैटेगरी में फॉल होता है। दूसरा, तीसरा आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव आपने दिया है किसका है, ब्लूम का है या गैग्नी एंड ब्रिग्स का है। गैग्नी एंड ब्रिग्स का आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ब्लूम के आपको याद रखना है क्या, कैप, दैट इज व्हाट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। चलो यहाँ तो क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं गैग्नी एंड ब्रिग्स के बारे में। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द लर्निंग आउटकम फॉल अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये जो कैटेगरी ना, इसको याद करने के लिए आपको ये निमोनिक याद रखना पड़ेगा, ICVM ए। क्या लिखा है मैंने, ICVM ए। ऊपर क्या लिखा था, कैप, अभी क्या लिखा है, ICVM ए। ICVM ए सिमिलर है, कंसेप्ट जो हमने ऊपर पढ़ा है ना वही है, बस इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ है। क्या लिखा है इन्होंने, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉग्निटिव के अंदर, क्या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सिमिलर है। इसके बाद क्या दिया, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज सिमिलर है, आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी फ्रेम करते हो, जस्ट आपने जो भी चीज़ सोची है उसको करने की। फॉर एग्जांपल मेरे को भी पढ़ाना है, आपको अफोर्डेबल रेट से पढ़ाने का मेरी इच्छा है, तो मैंने उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई, मैंने कुछ अपनी कॉस्ट कम करी, कुछ आपसे लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी। दीज आर व्हाट कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज।
फिर आता है वर्बल इन्फॉर्मेशन, लाइक जैसे हमको नहीं होता यूट्यूब पे हम देखते हैं काफ़ी जन आपको सिर्फ एक ओरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दीज आर व्हाट वर्बल इन्फॉर्मेशन। फिर आता है मोटर स्किल्स सिमिलर टू साइकोमोटर। फिर आता है एटीट्यूड सिमिलर टू अफेक्टिव डोमेन। बस याद क्या रखना है, ICVM में क्लासिफिकेशन का आ सकता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव किसने दिया है या कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या काम कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पूरा। अब समझते हैं मैक्सिम। मैक्सिम मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा था, अभी भी एक नया मैक्सिम पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, एंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। क्या लिखा मैंने, एंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। इसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे डिनोट करोगे, माइंड मैपिंग के अंदर आपको ये काम आएगा। एंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी का सिंपल सा मीनिंग है सेल्फ स्टडी को प्रोत्साहन देना। ये किसने दिया आपको, डेल्टन ने दिया है। क्या किसने दिया है, डेल्टन ने दिया है। आपको याद रखना पड़ेगा सेल्फ स्टडी को एंकरेजमेंट के लिए जो मैक्सिम है किसने दिया पढ़ाने के तरीके में, डेल्टन ने दिया। डेल्टन इतनी सी बात बोलता है यार, जो खुद से जो पढ़ लेता है ना वो कहीं पे भी नहीं अटकता है। क्या बोल रहा है, जो खुद से पढ़ लेता है ना वो कहीं पे भी नहीं अटकता है। ठीक है, 25 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। एक बार के लिए क्विक रिवीजन करते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वयं प्रभा याद रखने लायक बात क्या है, 34 DTA चैनल है, GSET 15, फिर बाइसेक गांधीनगर, फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में मैंने आपको कहा था सी मूक्स और एक्स मूक्स इंपॉर्टेंट है। सी मूक्स इज द कंटेंट डेवलपमेंट, एक्स मूक्स इज द कंटेंट प्रोवाइडर। फिर आपके पास आता है मूक प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, इग्नोयू, NDR, सक्षत मतलब सक्षम होना। सक्षम होने से क्या होगा, कंटेंट मिलेगा, शिष्य 11-12 की पढ़ाई, विद्या वाहिनी IT देना रूरल्स के अंदर। उसके बाद ER-NET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, मतलब क्या नेटवर्क से सबको क्या कनेक्ट करना। उसके बाद एजुसेट बेसिकली क्या थी, ये सब सैटेलाइट थी। उसके बाद CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इनफ्लिपनेट बेसिकली लाइब्रेरी को कनेक्ट करना, और EPG पाठशाला दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग का लर्निंग के अंदर बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, प्लस मेजरेबल आउटकम होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे पास तो होने चाहिए ना, फेल होने के बाद भी मेरे पास आओगे क्या, नहीं। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है जिससे बच्चे पास हो। प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन डजंट मैटर। क्या लिखा है, देखो टीचिंग साइंस एज वेल एज एन आर्ट। आर्ट के अंदर मैंने क्या कहा था, क्रिएटिव वेज ऑफ लर्निंग मुझे डेवलप करना पड़ेगा। मैं एक ही एक पुराने मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकता, ये है आर्ट ने कहा था। और ये चीज़ यहाँ पे वापस क्या हो गई, प्रूव। मुझे ऐसे नए नए मेथड्स को इवॉल्व करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ सके और अल्टीमेटली स्कोर कर सके। राइट, चलो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सॉरी ये करना था ब्लूम। ब्लूम के अंदर क्या था, कैप। उसके बाद गैगने एंड ब्रिक्स में क्या आ गया था, ICVMA। ओके, फिर एंकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी किसने दिया, डेल्टन ने। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 पॉइंट के अंदर। क्या लिखा है ये, NPTEL। NPTEL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ये बेसिकली आपके लर्निंग को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है विद द यूज ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है 2003 के अंदर। सबसे जो खास बात है वो ये है कि 7 IIT और एक IISc ने मिलकर ये पूरा डेवलपमेंट किया है, प्रोग्राम का डेवलपमेंट किया है। इसके बाद इसमें जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक बार समझ लो, जहाँ पे भी वर्ड टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, वीडियो लेक्चर्स आएगा, कंटेंट आएगा, वर्ड लिखा हुआ आएगा, तो आपको कुछ चीज़ें ना समझने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल सा है, कंटेंट, टेक्नोलॉजी, वीडियो लेक्चर्स, कंटेंट प्रोवाइड करना, या कोई भी एक लिंक प्रोवाइड कर दो, उस लिंक के थ्रू सब तक पहुँचना। ओके, फिर जो खास बात है इसमें याद रखने की वही है कि दीज कोर्सेज आर बिल्ड ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर। ये जो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ना, उस टेक्नोलॉजी का नाम है कोर्स बिल्डर, विच वॉज क्रिएटेड बाय गूगल इन 2012। तो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं NPTEL के अंदर, सबसे पहले NPTEL का फुल फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ईयर 2003 जो कि यहाँ पे आपको याद रखना होगा। IIT IISc से फिर अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए। फिर भी आ जाता है तो मैंने यहाँ पे आपको ले रखा है 7 IIT और एक IISc ने मिलकर NPTEL का फॉर्मेशन किया है। मैच द फॉलोइंग अगर आए तो आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कोर्स बिल्डर, जो कि हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स बिल्डर टेक्नोलॉजी पे NPTEL का फॉर्मेशन हुआ है। अब बढ़ते हैं ड्रूपल की तरफ। ड्रूपल क्या है, बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज होती है। जैसे आपने C++ सुना है ना, सिमिलरली ड्रूपल एक कोडिंग लैंग्वेज है। ये जनरली आपको याद रखने की बात इसलिए लिखी है मैंने क्योंकि आगे बहुत काम आते हैं। मूकेट नाम का एक कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत रोल है इसका। अब पढ़ो ड्रूपल में क्या लिखा है। ड्रूपल में लिखा गया है ड्रूपल इज अ कोडिंग लैंग्वेज विच इज रिटन इन PHP फॉर्म। PHP का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी नहीं आया था जब मैंने इसको PHP को पढ़ने की कोशिश की थी। क्या लिखा है PHP का,
हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका यार फुल फॉर्म ही एच से स्टार्ट हो रहा है, तो पीएचपी क्यों लिखा भाई साहब, इसमें तो पी साइलेंट कर दिया इन्होंने, समझे। तो जब अगर मैच द फॉलोइंग या कुछ भी अगर आपके आ गया ना फुल फॉर्म के अंदर, आप क्या देखोगे यार पी तो है ही नहीं इसके आगे, अब क्या करें, पी तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको कभी भी चूज नहीं करेंगे। इसलिए आपको याद रखना होगा पीएचपी मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पी साइलेंट है इसके अंदर। ड्रुपल क्या है, एक कोडिंग लैंग्वेज है। अगर आपको ये भी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोडिंग लैंग्वेजेस, आपको याद रखना होगा क्या भाई, ड्रुपल एक कोडिंग लैंग्वेज है। आगे पढ़ो, ड्रुपल काम क्या आता है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स, ठीक है। फॉर डेवलपिंग मूकेट ड्रुपल इज यूज एज CMS, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम लोग जब मूकेट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि मूकेट ने किया क्या था, इसका डेवलपमेंट क्या था और क्या इंपॉर्टेंस है। मगर अभी के लिए आपको क्या याद रखना है भाई, मूकेट के अंदर ड्रुपल को यूज़ किया गया है। ड्रुपल एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि क्या यूज़ करती है, PHP, दैट इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कोर्स बिल्डर, जो कि मैंने आपको NPTEL में पढ़ाया था। नाम से समझो यार, कोर्स को बिल्ड करने में प्रोवाइड करना। कोई भी टीचर है, कोई भी यहाँ पढ़ाना चाहता है, अगर वो कुछ कोर्स प्रोवाइड करना चाहता है, लेसन्स देना चाहता है, वीडियो लेक्चर्स देना चाहता है, असेसमेंट देना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। कोर्स बिल्डर इज वन ऑफ द सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीचर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे आप अपने मन से कोर्स बना सकते हो, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा है। With the help of Course Builder, anyone can offer their own courses using Course Builder platform, such as lessons, plan, syllabus, draft assignment, quizzes, etc. It is built on Google App and written in Python. ये आपको याद रखना रहेगा, Python जो है इसमें यूज़ किया गया है। ओके, क्या यूज़ किया गया है, Python को इसमें यूज़ किया गया है देयर। और ज़्यादा कुछ खास इसमें याद रखने की बात नहीं है। कोर्स बिल्डर कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि भाई क्या काम आता है कोर्स को बिल्ड करने में। कोई भी टीचर को अगर असाइनमेंट्स, क्विजेस, पजल्स कुछ भी बनाना है, कोर्स बनाना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स, कहाँ जाके बना सकता है, कोर्स बिल्डर। यहाँ तक कि NPTEL किस पे बनाए, कोर्स बिल्डर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये बताया इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। एक तो ये लोग क्या करते हैं, ये पूरा बेसिक बना देते हैं, जैसे कि ये फुल फॉर्म का आ गया, एक मैच द फॉलोइंग का आ जाएगा, एक आपको डेफिनेशन का आ जाएगा कि इस बंदे ने क्या दिया। अब एक जो कंसेप्ट आता है ना वो आता है साइकोलॉजिकल बेस्ड, मतलब क्या, सिचुएशन। आपको एक टीचिंग की सिचुएशन दे देंगे, आपको पूछेंगे सिचुएशन में बीइंग अ टीचर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये जो मैं 9 पॉइंट्स बता रहा हूँ ना आपको, 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, आपको वहाँ पे सिचुएशन से लड़ने की हेल्प मिलेगी, है ना। जो भी एक नहीं होता डायलेमिक सिचुएशन, यार ये भी सही है वो भी सही है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। हेडिंग समझ में आ गई होगी, टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अ टीचर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद स्टूडेंट्स हु डू नॉट बिहेव इन अ डिसिप्लिन मैनर। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट आपकी क्लास में डिसिप्लिन मैनर में बिहेव नहीं कर रहा है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी होगी ड्यूरिंग टेकिंग अ क्लास। सबसे पहले आता है द टीचर मस्ट नॉट हर्ट स्टूडेंट्स फिजिकली और इमोशनली। कभी भी फिजिकली वायलेंट आप मत बनो, ऐसा कुछ कटाक्ष मत मारो, ऐसा कुछ कमेंट मत मारो जिससे स्टूडेंट मेंटली अपसेट हो, ठीक है। चाहे स्टूडेंट कुछ भी कर रहा है, फिजिकली हार्म नहीं करना है, प्लस कुछ कमेंट बाजी भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आ जा बाद में देख लूंगा, पास होके बता देना तू क्या कर लेगा, कभी नहीं, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, कभी नहीं। फिर आता है इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अगर ऐसा कुछ भी उसका बिहेवियर आपको वियर्ड लग रहा है ना, आप इमीडिएट एक्शन लो, आप उसको शेयर नहीं दोगे। फॉर एग्जांपल क्लास में ऐसा कुछ कर रहा है जो एकदम एंटी सोशलिज्म आ रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो आप ये नहीं कि उसको देख लोगे, सिर्फ देखते रहोगे, नहीं मैं बाद में करूँगा जो भी करना है, मैं क्लास के बाद नहीं। सपोज करो क्लास के अंदर 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप उनको देखोगे नहीं, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट एक्शन मस्ट बी टेकन इन केस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। ओके, फिर स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। अगर स्टूडेंट्स आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, पढ़ाना छोड़ दो। एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं मैं, पढ़ाना छोड़ दो। अगर स्टूडेंट्स आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आपस में मिसबिहेव कर रहे हैं, एंटी सोशल बिहेव कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन लेना, ठीक है। माइन्यूट सा फर्क है बट आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या आ रहा है, चेंज सीट्स। अगर आपको ऐसा लगता है इस क्लास के अंदर कि भैया 2-4 स्टूडेंट्स ने आपस में ग्रुप बना लिया है और वो जानबूझ के कमेंट्स कर रहे हैं, लेसन के बीच में ऐसा कुछ करे जैसे क्लास आपकी डिस्टर्ब हो रही है, हम लोग करते थे यार स्कूल्स के अंदर, है ना। तो कॉमन सी चीज़ है, टीचर क्या करता था, तू उधर बैठ, तू इधर बैठ, तू उधर बैठ, तू उधर बैठ, चारों कॉर्नर के अंदर चारों को बिखेर देते थे। वही चीज़ आपको करनी है, क्या करना है, चेंज सीट्स।
If you find students forming group to create disturbance in the class, change seats. Okay. नेक्स्ट आता है अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव. क्या लिखा है? अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव. आप टीचर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो हमेशा सही होगा. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी एक्टिविटी क्लास में क्या है, बोरिंग, तो और क्लास जो उसको एकदम अटेंड ही नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास में ना केबीसी खिलाने की सोची कि मैं बनूंगा अमिताभ बच्चन और मैं खिलाऊंगा तुम सबको क्या केबीसी. आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो और कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है. बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना सर, हमें नहीं खेलना, हमें स्कोर ही नहीं करना इसके अंदर. इन दैट सिनेरियो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और सेंसिटिव रहना पड़ेगा. आपको इमीडिएटली एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा. आप इमीडिएटली कहोगे चलो मैं अमिताभ बच्चन नहीं बनता हूँ, तुम अमिताभ बच्चन बनो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ. दैट इज वॉट अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव. क्या लिखा है? चेंज द एक्टिविटी होल क्लास इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ऐसा अगर कुछ भी आपको लगता है ना क्लास बियॉन्ड जा रहा है, एक्टिविटी को चेंज करो. ऐसा नहीं कि मेरा 1 घंटा बाकी है क्लास में सर मैं तो यही पढ़ाऊंगा, नहीं. ओके चलो लास्ट क्या आ रहा है? काउंसिल आफ्टर क्लास बेस्ट मैकेनिज्म. क्लास खत्म होने के बाद में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, दुख क्या है, देखो जिंदगी में जी रहा है ना, जी ले. नेक्स्ट क्या आ रहा है? टॉक टू द पेरेंट्स. समझने वाली बात है. फिर आता है लास्ट पॉइंट. क्या है? 14 नवंबर. मैंने आपको पहले भी कुछ डेट्स याद कराई थी, आज फिर एक डेट याद करा रहा हूँ. 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, सबसे फेवरेट डे. क्या है? चिल्ड्रंस डे किसकी बर्थडे पे बनाया जाता है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थडे पे हम क्या बनाते हैं? चिल्ड्रंस डे. ओके दैट्स ऑल. आज के 10 पॉइंट हो गए हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो है आपके लिए माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग आपको पता है क्या होते हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ते हैं आज के लिए जो हम लोगों ने माइंड मैपिंग तैयार किया है. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना से आपको देख देख के याद आ जाने चाहिए. क्या होता है इसके अंदर? आपको बेसिकली वर्धा एजुकेशन किसने दिया? महात्मा गांधी. कोर्स बिल्डर हम लोगों ने अभी अभी किया जिसके हम लोग क्या करते हैं? कोर्स को बिल्ड करते हैं और पाइथन लैंग्वेज के ऊपर ये काम करता है. फादर ऑफ एजुकेशन कौन है? सोक्रेट्स. 5 अक्टूबर ये डेट्स याद करी थी नहीं करी थी? क्या था? शिक्षा दिवस. टीचर फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज. इसी तरीके से आपको सब करना रहेगा. मैक्सिम ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस किसने दिया था? मॉन्टेसरी एंड फ्रोबेल. ठीक है. स्वयं प्रभा क्या करता है ये सर 34 DTH चैनल्स प्रोवाइड करता है 24/7 बेसिस पे. बाइसेक गांधीनगर और GSET 15. ये इस तरीके से आपको याद करना है सो दैट एग्जाम के अंदर ना आपको पेजेस शफल अप नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आएगा. आपको पता है एग्जाम के अंदर बेस्ट पार्ट क्या होता है, जो मैं और भी वीडियोस में बताऊंगा. 1 घंटे पहले आपको एग्जाम में जाना होता है. उस टाइम आपको सिर्फ करना है कि यार क्या क्या पढ़ा था. वो जो पिक्चराइजेशन आप करोगे ना आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. आपको सिर्फ देख के याद करना है कि यार ये वर्ड मेरे को याद आ रहा है, से ये था वो था. ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करेगा. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी समझाया और एग्जाम्स के लिए जो मैं वीडियोस बनाऊंगा स्पेशली उसमें भी बताऊंगा हाउ टू क्रैक एग्जाम्स के अंदर. अभी के लिए हम बढ़ते हैं हमारे माइंड मैपिंग में जो कि है आज का मेन. SS सेल्फ स्टडी किसने दिया है? डेल्टन ने दिया है. इग्नोयू क्या करता है? नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी. शिष्य CBSE क्लास 11th and 12th. विद्या वाहिनी IT रूरल स्कूल्स. ERNet एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क. CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन. EPG पाठशाला आपको किसने दिया है? UGC ने दिया है. बढ़ते हैं इस तरफ. 14 नवंबर को क्या आता है? चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. उसके बाद ये टीसा जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग. सक्षम मतलब क्या? सक्षम. सक्षम कब होगा? जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ होगा. बोलने के लिए क्या बोलता है? ई कंटेंट. उसके बाद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज 2 तरह के होते हैं सर, CMOOC XMOOC. CMOOC में मैं कंटेंट बनाएगा, XMOOC में कंटेंट बेचेगा. ठीक है. उसके बाद के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. ब्लूम ने क्या दिया था आपको? टोपी पहनाई थी, कैप. उसके बाद गैगन ब्रिक्स ने क्या दिया था आपको? ICVMA. ड्रूपल क्या है? कोडिंग लैंग्वेज. किस फॉर्मेट में काम करता है? PHP दैट इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. एजुसेट क्या आपके लिए? बेसिकली एजुकेशन की सैटेलाइट. ओके सो इस तरीके से आपके ना माइंड मैपिंग काम आएगा. आपको सिर्फ इसको बनाना है. सारे नोट्स आप खुद बना सकते हैं. किसी भी तरीके की प्रिंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. जो खुद लिखोगे ना वो हमेशा याद रहेगा. प्रिंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होना. फिर भी मैं ये स्क्रीन आपके लिए छोड़ रहा हूँ. आप ये जो माइंड मैपिंग हमने अभी आज बनाया है वो आप बनाओ और आप इसको कहीं पे भी लगाओ. वॉलपेपर बनाओ फ़ोन का ताकि आपको एग्जाम में लास्ट टाइम तक याद रहे. मैं मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट बिग 10 के अंदर और देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे चैप्टर्स के भी आप PTRs अटेंड करो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा.
ये स्क्रीन मैं आपके लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ और आप इसको एक बार के लिए लिख लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीटीआर के अंदर।